चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। 13.2 पढ़ने से पहले आप इस प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है 13 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 जरूर देख लेंगे। उसमें आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें एक चीज़ दिया है कि इफ़ A and B are independent events, ठीक है, independent events and PA आपको दिया है 3/5, PB दे दिया है एंड PB दिया है 1/5, देन PA इंटरसेक्शन भी निकालना है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आप याद रखें, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, देन PA इंटरसेक्शन B। अब बताइए, अगर इंडिपेंडेंट होता तो क्या बताया गया आपको कि उन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो है वो डायरेक्ट उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, PA.PB या PA इंटू PB। PA का वैल्यू क्या है 3/5 और PB का वैल्यू 1/5। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 1 3, 5 × 5 25। यही आपका फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से सारा कार्ड वगैरह आपको याद होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दिया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं एट रैंडम, यादृच्छिक, बिना देखे हुए, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, और रिप्लेस नहीं किया जा रहा, रिप्लेसमेंट के बिना। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसमें कोई कार्ड है 52, इसमें से एक कार्ड निकाल लिया गया, मान लीजिए कोई कार्ड निकाला गया, अब रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। रिप्लेस करने का मतलब कि निकाला गया और फिर उसको उसी में डाल दी, रिप्लेस, फिर से उसको उसी स्थान पर डाल दिया गया। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि निकाल लिया गया तो फिर इसको डाला नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब निकाल करके उसमें एक पत्ता नहीं डाला गया तो अब इसमें बचा कितना पत्ता टोटल, 51। इस प्रकार से आपको ये रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट सब समझ के क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा। चलिए, तो यहाँ 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं बिना देखे हुए और विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया जा रहा, निकाल लिया गया तो उसको हटा दिया जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। चलिए, यहाँ पे सबसे पहली बात आपको याद रखना होगा कि टोटल नंबर कितने होते हैं कार्ड में। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, जिसको हम लोग नंबर ऑफ सैंपल्स पे बोलते हैं। टोटल संभावित परिणाम कितने हैं, 52 हैं। इसी में से कोई ना कोई एक पता निकलेगा। अच्छा, कौन सा पता निकल रहा है, ब्लैक कार्ड, तो थोड़ा ब्लैक कार्ड का भी नंबर कितना होता है एक बार जाना दे। इसमें नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, काले पत्ते कितने होते हैं 26, पता है ना, 26 ब्लैक, 26 रेड, सब कुछ याद होगा, 10th 11th 12th सब तो पढ़े ही हैं। अब चलिए, तो निकालना क्या है, देन तो कहता है कि आप यहाँ पे ये सब कुछ आपको पता है और कहता है कि अगर इसमें से 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं बिना रिप्लेसमेंट के, तो बताइए कि निकाले गए दोनों कार्ड ब्लैक हैं, इसकी क्या प्रायिकता है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स, ठीक है, आर ब्लैक, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, इसकी क्या प्रायिकता है। चलिए, थोड़ा सा मैं एक बार क्वेश्चन में जो लिखा गया है उसको हम डिस्कस कर देते हैं।
तो समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे हम लोग बात करेंगे काम का। बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। देखिए ये भी फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक रूप है। इसमें बोथ कार्ड्स ब्लैक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मेरे पास टोटल कार्ड है 52 और उसमें 26 रेड है और 26 ब्लैक है। तो क्या कहता है कि ब्लैक निकाला गया, 2 कार्ड निकाले गए, तो पहले कोई एक कार्ड निकाला गया होगा और फिर उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला गया होगा। ठीक है, तो पहले एक कार्ड निकाला गया फिर दूसरा कार्ड निकाला गया। ये सब जो है कि नहीं एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब डायरेक्ट बन जाता है तो हमें उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं बनता तो हम उसको दिखाते हैं कैसे क्या हो रहा है। अभी फिलहाल समझिए कि 26 ब्लैक हैं, इसी में से कोई एक निकला होगा, तो जो घटना पूछ रहा है उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं 26 और टोटल परिणाम कितने हैं 52। पहले एक कार्ड निकाल दिया गया, उसकी प्रायिकता ये है। अब ये कार्ड निकाला जा चुका है, अब ये कार्ड निकाला जा चुका है और रिप्लेस भी नहीं किया गया है, मतलब उसको डाला भी नहीं गया है। तो अब जब टोटल 52 कार्ड थे तो उसमें से एक कार्ड तो निकल चुका, अब टोटल कार्ड कितने हो गए 51। और ब्लैक कौन सा निकाला गया है, ब्लैक कार्ड। जब ब्लैक कार्ड निकल गया तो ब्लैक कार्ड 26 थे, बचा कितना होगा 25। तो अब जो हम दूसरा कार्ड निकालेंगे उसी में से कोई एक निकलेगा, यानी कि अब जो सेकेंड वाला कार्ड निकलेगा वो ब्लैक कार्ड निकल रहा है और ब्लैक कार्ड कितने हैं 25, तो उसी में से कोई एक निकल रहा होगा और टोटल कार्ड कितने बचे हैं 51। ये बात समझनी होगी आपको। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला आपको समझाया गया कि इंटरसेक्शन में डायरेक्ट हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट के फॉर्म में क्या करते हैं PA.PB कर देते हैं, बस वही बात है। 2 हैं, दोनों ही ब्लैक निकाला जा रहा है, एक पहले ब्लैक निकल गया तो ये घटना घटित हो चुका, अब इसके बाद ये घटना घटित हो रही है, तो इसके घटित होने के बाद इस घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता होगी। तो पहले 52 था टोटल, उसमें से ब्लैक था 26, तो उसकी प्रायिकता हो गया 26/52। अब ये कार्ड निकल गया तो 52 में से एक निकल गया तो बचा 51 और ब्लैक ही निकला है, तो ब्लैक एक 26 था उसमें से एक कम हो गया क्योंकि रिप्लेस तो किया नहीं गया है। तो अब बचा कितना टोटल ब्लैक मेरा 25। तो ये हो गया एक ब्लैक निकलने के बाद सेकेंड वाला भी ब्लैक निकलेगा उसकी प्रायिकता, और दोनों को गुना कर देंगे तो बोथ कार्ड्स ऑफ ब्लैक का प्रायिकता निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि बोथ कार्ड्स ब्लैक तो हम 2/52 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सब कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्म है। चलिए तो इसको अब देख लीजिए, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये शायद कट जाएगा 26 दूनी 52, अब ये हो जाएगा 25 और 51 2 जा 102। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड। ठीक है, एक मतलब ऑरेंज से भरा हुआ बॉक्स है, उसको कोई इंस्पेक्ट कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है। ठीक है, देख रहा है। बाई एग्जामिनिंग मतलब वो कोई आया है चेक करने वाला। 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज, उसमें से 3 ऑरेंज को सिलेक्ट कर रहा है, चयन कर रहा है। देखिए इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन परमुटेशन का भी यूज करके बनाते हैं लोग, समझने वाली बात है। जहाँ सिलेक्शन की बात होगी वहाँ कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है, तो सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ भी जो निकाल लिया जाएगा वो डाला नहीं जाएगा। इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेज आर गुड, अगर तीनों ऑरेंज गुड है तो द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो उस बॉक्स को सेल करने के लिए मतलब जारी कर दिया जाएगा कि भाई वो आप बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब एक जो है संदूक से भरा हुआ पूरा ऑरेंज है, उसमें से 3 निकाले जा रहे हैं। पहले एक निकला, फिर एक और निकला, फिर एक निकला, फिर 2 निकला, फिर 3 निकला, और तीनों गुड अगर चेक कर लिया, अगर तीनों गुड हैं तो वो कहता है कि चलिए इस बॉक्स को आप बेच सकते हैं। अगर कहता है कि अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, अगर एक भी खराब निकल गया, 3 निकाल कर चेक कर रहा है, अगर उसमें से एक भी खराब तो भाई आप इसको अस्वीकार कर देगा वो एग्जामिनिंग, बोलेगा नहीं बेचना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 50 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale। कहता है कि चलिए अब मान के चलिए कि उसमें टोटल जो ऑरेंज हैं, ठीक है, वो आपको कितने हैं, टोटल ऑरेंज आपके 50 है 15, और उसमें से गुड ऑरेंज है शायद 12 है। तो कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता निकाला गया, तीनों ही बॉल जो है कि नहीं गुड होगा तभी तो अप्रूव होगा बेचने के लिए। तो कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए। हियर नंबर ऑफ टोटल ऑरेंजेस इन
द गिवन बॉक्स में टोटल ऑरेंज की संख्या कितनी है 15। अच्छा, एंड नंबर ऑफ टोटल गुड ऑरेंज कितने हैं, ठीक है, टोटल गुड ऑरेंजेस इन द गिवन बॉक्स 12, ठीक है। इफ, अच्छा वो घटना लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ ड्रॉन 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर निकाले गए तीनों ही ऑरेंज गुड हो, देन दैट बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो उसको बेचने के लिए जारी कर दिया जाएगा। एंड अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड, अन्यथा ये नहीं बेचा जाएगा। अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड। अब आप सोच रहे हैं मैं इसको लिख क्यों रहा हूँ, इसको लिखने के पीछे कारण है, तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा कि देन इसकी क्या प्रायिकता है। अच्छा, बैड ऑरेंज भी दिया है जी नंबर, तो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस तो छूट गया ना। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। हियर नंबर ऑफ टोटल number of total oranges in the given box 15 कर देते हैं, या नंबर ऑफ टोटल गुड ऑरेंजेस कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गुड ऑरेंज कितने हैं, बैड ऑरेंज कितने हैं यहाँ पे कर देते हैं। उसमें से गुड ऑरेंज है आपके 12 और बैड ऑरेंज है 3, ठीक है। यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, देख लेते हैं कुछ कट तो नहीं रहा है वीडियोज़ में, थोड़ा सा कट रहा है, 1 मिनट, ठीक है, आ रहा है। चलिए ओके, तो इट इज़ रिजेक्टेड। अच्छा, एक चीज़ ये तो हो गया। अब कहता है कि बताइए कि क्या प्रायिकता है कि वो बॉक्स जो है ना वो अप्रूव किया जा रहा है सेल करने के लिए। तो सेल करने के लिए अप्रूव कब किया जाएगा, इसका मतलब तीनों निकाले गए जो ऑरेंजेस हैं वो गुड हैं, है ना। तो लिखता है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिख दें, क्या फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग इतना 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 विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। देन प्रोबेबिलिटी लिख देंगे बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल का मतलब कब होगा, कब सेल किया जाएगा, जब निकाले गए तीनों ही जो संतरे हैं वो क्या होंगे, गुड होंगे। तो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, ये आपको निकालने, इसकी क्या प्रायिकता है नीचे दे देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार विदाउट रिप्लेसमेंट है, निकालने के बाद डाला भी नहीं जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, ये तभी होगा, इसकी प्रायिकता उस किसके बराबर होगा, तो इसका मतलब यही है कि निकाले गए तीनों जो ऑरेंज है वो गुड होंगे। यानी यहीं पे लिख देते हैं कि ड्रॉन 3 ऑरेंजेस, ड्रॉ निकाले गए तीनों संतरे आर गुड, बेचने के लिए अप्रूव किया जाएगा। इसका प्रायिकता मतलब वही ना होगा कि निकाले गए तीनों संतरे जो हैं वो अगर गुड होंगे तभी तो अप्रूव किया जाएगा सेल करने के लिए। यानी इसकी प्रायिकता मतलब इसकी प्रायिकता। अब इसकी प्रायिकता निकालिए, बताइए टोटल कितने हैं गुड ऑरेंज, वो हैं 12, और टोटल कितने, मतलब गुड ऑरेंज 12 हैं और टोटल ऑरेंज कितने हैं 15। तो पहला जो निकाला गया संतरा वो अच्छा होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो टोटल संतरे नीचे और गुड जो संतरे हैं वो ऊपर में। इसके बाद अब बताइए, और रिप्लेसमेंट तो किया नहीं जा रहा है, उसमें से विदाउट रिप्लेसमेंट है, निकालने के बाद डाला नहीं गया, तो अब टोटल संतरे कितने बचे होंगे 14, और अच्छे कितने बचे होंगे 11, तो उसी में से कोई एक निकाला जाएगा, तो 11/14 उसकी प्रायिकता। फिर अब कितने बचे होंगे टोटल, फिर एक जो निकाल दिया दूसरा सेकंड वाला भी निकाल करके हटा दिया गया, तो अब कितने बचे होंगे टोटल 13,
और गुड कितने बचे होंगे, क्योंकि उसमें से एक तो निकल ही गया है पहले, एक बाद में फिर निकला, तो अब कितने बचे होंगे टोटल 10। बात को समझिए, जैसे आप निकालते थे, जैसे मैं अगर कहूँ आपसे कि इक्का की प्रायिकता क्या होगी, थोड़ा सा आप समझिए। एक पासा में तो इक्का क्या गो होता है, कार्ड में इक्का 4 गो होता है, तो अगर इक्का की प्रायिकता निकालनी होती थी तो उसकी संख्या बटा में टोटल। तो वैसे यहाँ पर अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता है, तो 3 घटनाएं हो रही हैं। तो पहले एक घटना होगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, लाइन से होगा ना। तो पहले पहला घटना घटित हो रहा है, तो पहला घटना घटित हो रहा है, तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे, टोटल संतरे 15 है, उसमें से अच्छे संतरे कितने 12, तो अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता क्या होगी 12/15। अब लेकिन सेकंड जब अच्छा निकाला जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि एक जो संतरा अच्छा था उसको हटा दिया गया है, तो टोटल 14 ही हुए, और अच्छे में से भी एगो कम हो जाएगा, 11 को बचेगा। तो इसी सेकंड वाला अच्छा निकलेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि अब बॉक्स में तो 14 ही बचे होंगे और अच्छे 11 ही बचे होंगे, तो इसकी प्रायिकता निकालनी होगी, तो अच्छे की संख्या बटा में कुल संख्या 11/14। फिर एक निकल गया, तो अब बचा होगा अच्छा वाला 10 गो, और टोटल बॉक्स में 13 ही है, तो अच्छे बॉल की प्रायिकता क्या होगी अच्छे संतरे की, तो 10/13 होगा। बहुत ईजी है मल्टीप्लिकेशन में, तो समझ ही रहे हैं कैसे करना है। जो कटा कटा दीजिए, 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में। अब शायद नहीं कटेगा तो हम लोग गुना वगैरह कर देंगे, शायद 3 दूने 6, 3 5 15, ये कट जाएगा ना एक। अब कटेगा, देखिए तो 5 दूने 10, एक बार और काट दीजिए। चलिए 2 से 11, 11 दूने 22, 22 दूने 44, और 13 सत्ते 91। ठीक है, ये यहाँ पे प्रायिकता है। लास्ट में फेंस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया गया है कि अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन समझ रहे हैं, न्यायी सिक्का। न्यायी सिक्का मतलब जिसमें चित और पट आने की प्रायिकता सेम है। ठीक है, अ फेयर कॉइन एंड एन अनवेज्ड डाई आर टॉस्ड। अनवेज्ड और फेयर, ये सब आप वर्ड जो है कि नहीं इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे होंगे, याद होगा, उसको आप याद रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। चलिए, अनबेस्ड का मतलब हुआ कि वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि किसी एक के आने की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखिए। तो क्या लिख रहा है कि लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए एक ऐसा घटना है जो बता रहा है कि हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता को दिखाता है। एंड बी द इवेंट 3 ऑन डाई, और पासे पर 3 आने की घटना जो है वो बी है। अच्छा, अनबेस्ड डाई है वो। ओके, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है। सबसे पहले सिंपल स्पेस क्या होंगे ये हमको देखना होगा। ठीक है, चलिए सिंपल स्पेस में क्या कर रहा है कि भाई कैसे निकालना है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक सिक्का, न्यायी सिक्का, और एक जो है कि अनबेस्ड डाई जो है मतलब पासा, उसको उछाला जा रहा है। तो हियर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि वेन अ फेयर कॉइन एंड अनबेस्ड, बेस्ड का मतलब क्या होता है किसी चीज पे आधारित होना। अनबेस्ड मतलब आधारित नहीं है, मतलब ये पक्षपात नहीं है, पक्षपात अपक्षपात पूर्ण, इसको हिंदी में हम लोग शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं। अ फेयर कॉइन एंड अनबेस्ड डाई are tossed, then the sample space is given by सिंपल स्पेस क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक सिक्का, फिर एक जो है कि नहीं पासा। तो पहले सिक्का में क्या क्या होता है, हेड या टेल, और उसमें क्या होता है 1 से लेकर 6 तक। तो अगर मान लीजिए हेड आया तो उसका पासा उछाला होगा, तो उसमें तो 1 आया होगा, या हेड के बाद 2 आ गया होगा, हेड के बाद 3 भी आ सकता है, 4, 5 और 6। और अगर टेल आया होगा तो भी पासा उछाला होगा, तो भी वही आएगा, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। इस प्रकार से आपको कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएंगे 12, 6 दूने 12, देख लीजिए। अच्छा जी,
अब इसके बाद आपको कहता है कि एक सिक्का और एक पासा उछाला जाए तो ये आ रहा है। ओके, अब इसमें कह रहा है कि दो घटनाएं दिए गए हैं हियर, या नाउ कर देते हैं। अब ए क्या बताता है, एक ऐसी घटना है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ऑन द कॉइन, सिक्के पर हेड आने की जो घटना है वो इसको प्रदर्शित करता है ए। तो इसमें हेड के अनुकूल कौन कौन है भाई, देख लीजिए। इसके अनुकूल जो परिणाम होंगे वो है आपका, ये पूरा लाइन हो जाएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है, पूरा जो है कि नहीं हेड वाला टोटल इसमें आ जाएगा। इसके बाद कहता है, तो यहाँ पे उसका नंबर भी लिख सकते हैं हम लोग, लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। पहले बी भी देते हैं। बी में क्या कर रहा है, बी में कह रहा है बी विद द इवेंट 3 ऑन डाई, 3 ऑन द डाई, पासे पर 3 आने की घटना जो है वो बी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए पासा में 3 वाला कौन कौन है, यानी H3 और T3 दो ही इवेंट है। H3 इसमें भी डाई 3 कर रहा है शो, और T3 में भी डाई 3 शो कर रहा है। चलिए अब कहता है कि जो है कि नहीं आपको निकालना है क्या, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, बताना है कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि है और कैसे पता चलेगा कि नहीं है, आपको पता है कि मैंने कहा पी, जो फॉर्मूला बताया गया था, पी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी होना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में। तो अगर हम लोग इसका मान भी निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ जाएगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, नहीं आएगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो पहले ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, ठीक है। तो चलिए हियर एक चीज़, पहले ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन सा है देखिए, तो दोनों में कौन सा मैच कर रहा है, H3 यहाँ भी, H3 यहाँ भी है, टी वाला तो है ही नहीं, तो मैच कहाँ से करेगा। तो इसमें है आपका H3 एक इवेंट। चलिए फटाफट सबका नंबर कैलकुलेट कीजिए। हियर नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ ए 6 हैं, नंबर ऑफ बी कितने हैं 2 हैं, एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 1 है, ठीक है। नाउ अब जल्दी से सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी पी ए की घटना क्या है प्रायिकता, तो नंबर ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए है आपका 6, नंबर ऑफ एस है 12, यानी 1/2। फिर निकाल लीजिए। अच्छा ये तो हो गया पी ए, आ रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ऊपर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे पी बी, ठीक है, एंड पी बी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी कितने हैं 2 और नंबर ऑफ एस कितने थे 12, तो 1/6। एंड अब निकाल देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी ये निकालना है। तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग जल्दी से, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में नंबर ऑफ एस, ए इंटरसेक्शन बी की संख्या कितना है 1 और बटा में नंबर ऑफ एस कितना था 12। अब जल्दी से हमें चेक करना है कि क्या मेरा सही है या नहीं है। तो उसका कंडीशन क्या है, हम लोग LHS या RHS कोई भी एक लेंगे और देखेंगे दोनों मान बराबर आ रहे हैं या नहीं। यहाँ लिखेंगे कि नाउ सिंस पी ए इंटू पी बी, इसके मान को आप मल्टीप्लाई कीजिए। पी ए का मान कितना है 1/2, पी बी का मान कितना है 1/6, इन दोनों को गुना करने पर आ रहा है 1/12, जो कि पी ए इंटरसेक्शन बी के क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी है, मतलब ये है, इसलिए हम लोग लिख देंगे, यानी देंगे अर्थात P
पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए इंटू पी बी, और ऐसा है इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। नीचे क्या लिख देंगे कि हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट होगा तो इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगा। इंडिपेंडेंट, ठीक है, इवेंट प्रूव्ड। यही पूछ रहा था कि है या नहीं है, तो हम लोग कहा थी कि हाँ है, सिद्ध भी हो गया या कर दीजिए जो ही कहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है कि अ डाई मार्क्ड, एक ऐसा पासा है जिस पर मार्क्ड है, चिन्हित किया गया है 1 2 3 इन रेड, रेड में लिखा गया है 1 2 3, और फिर एंड 4 5 6 इन ग्रीन, और हरा से लिखा गया 4 5 6 इज टॉस्ड, उस पासे को उछाला जा रहा है। लेट ए बी द इवेंट, ठीक है, द नंबर इज इवन, और ए एक ऐसी घटना जो सम संख्या को बताता है, एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, और बी जो घटना है वो बताता है कि संख्या रेड है। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, फिर पूछ रहा है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, अगर होगा तो हम लोग कहेंगे हाँ, नहीं है तो नहीं है। तो सबसे पहले सिंपल स्पेस निकालिए, ए का घटना सबकी प्रायिकता निकालना पड़ेगा ना इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं सबसे पहले में कि हियर व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, देन द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, सैंपल स्पेस। अब इसमें क्या क्या लिखा गया है, रेड से 1 2 3 है तो लिख देते हैं रेड में 1, ठीक है, या रेड में 2 है, या रेड में 3 है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, पता चल जाएगा कि 1 2 3 है लेकिन रेड वाला। और ग्रीन वाला क्या क्या है, 4 5 6, ग्रीन से है 4 5 6, ये उस पासे पर रेड से 1 2 3 लिखा गया है, ग्रीन से 4 5 6 लिखा गया है, और उसी पासे को उछाला जा रहा है, ठीक है। चलिए तो नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, सो देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 6। अब यहाँ पे पूछता है 2 इवेंट और दिए गए हैं यहीं पे, तो हम लिख देते हैं कि नाउ ए जो इवेंट है, ए जो इवेंट है वो बताता है कि हेड अपीयर्स, सॉरी ए जो इवेंट है वो बता रहा है कि नंबर इज इवन। अच्छा, द नंबर इज इवन, तो नंबर इवन हो इसमें बताइए कौन कौन इवन वाला है, इवन होगा यानी R2 G4 और G6, यही ना होगा, 2 4 6 इवन है, रंग कोई भी हो उससे क्या मतलब है। चलिए, एंड बी जो इवेंट है वो कहता है कि द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड, रेड को बताता है। रेड में कौन कौन सा है, R1 R2 R3, ठीक है। चलिए अब जल्दी से पूछ रहा है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कौन सा मैच कर रहा है बताइए। इसमें रेड वाला कौन है, 2, इसमें रेड वाला तो सब है ही है, लेकिन इसमें रेड वाला कौन कौन है, 2 है, तो वही ना मैच करेगा। दोनों में से कोई कॉमन है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन में। तो देखिए इसमें तो आर वाला सब है, लेकिन इसमें आर वाला तो R2 ही है, तो वही एक मैच करेगा, R2 मैच किया। सबका जल्दी से नंबर निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3, नंबर ऑफ बी कितने हैं, 3, एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, 1। नाउ अब जल्दी से सबका नंबर से पी ए निकालिए, पी बी निकालिए। पी ए नंबर ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए है 3, नंबर ऑफ एस है आपका 6, यानी 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सॉरी कट जाएगा तो। और पी बी निकाल लीजिए, पी बी नंबर ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी भी 3 है, नंबर ऑफ एस 6 है, ये भी हो जाएगा 1/2। एंड उसको भी निकाल लीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना है 1, और नंबर ऑफ एस कितने हैं 6। सब कुछ निकल गया, देख लीजिए, है ना।
चलिए अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का गुना इसके बराबर है। साफ दिख रहा है कि नहीं है, फिर भी दिखाना तो है ना। तो कैसे लिखेंगे, नीचे लिख देंगे कि सिंस हियर, अब चूंकि सिंस पी ए इंटू पी बी, पी ए भी 1/2 है, पी बी भी 1/2 है, इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/4 आया, ये बराबर नहीं है 1/6 के। 1/6 मतलब किसके, 1/6 के बराबर नहीं है, मतलब कि जैसे ये 1/4 आ रहा है और इसका मान तो 1/6 है, यानी ये पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है। नीचे में लिखेंगे कि हेंस, पूछ रहा है कि क्या, चेक करना है कि ए एंड सॉरी क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो लिखेंगे नो। हेंस अतः, डायरेक्ट लिख दीजिए, अतः ए एंड बी आर नो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब डिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आंसर पूछ रखा है, नहीं नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स, पी दिया है, पी एफ दिया है, पी इंटरसेक्शन एफ दिया है, सब कुछ दे दिया है, सिर्फ पूछ रहा है इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ये भी तो ऐसे ही बनेगा। हियर क्या क्या है, पी ई आपको दिया है 3/5, फिर पी एफ दिया है 3/10 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया है 1/5। ठीक है, और पूछता है कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है, बताना है आपको। तो इंडिपेंडेंट के लिए आपको सबसे पहले मैंने कह दिया कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए कि नाउ पी ई इंटू पी एफ, डायरेक्ट गुना कीजिए 3/5 इंटू 3/10, यहाँ पे गुना करने पर 9/50 है ना, और ये 9/50 इसके बराबर है नहीं, यानी कि इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, और लास्ट में लिख दीजिए। वो पूछ रहा है तो कि इंडिपेंडेंट है, तो लिख देंगे कि नहीं है, कि हेंस ए एंड बी आर नॉट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अतः ए और बी जो है, ओ सॉरी ई और एफ, ओके ओके, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, आंसर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है गिवन डेट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच डेट पी ए, आपको पी ए दे दिया है 1/2, और फिर लिखा है कि एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, सॉरी यूनियन दिया है, ओके ओके, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, उसके बाद दिया है कि एंड पी बी इज इक्वल टू ए स्मॉल पी। ठीक है, तो कहता है कि देन द पी का मान जो है ना वो आपको फाइंड करना है। देन पी इज इक्वल टू व्हाट, दो कंडीशन दिए गए हैं। एक कह रहा है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो क्या होगा, और एक कह रहा है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो क्या होगा। दोनों ही कंडीशंस में आपको निकालने हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, नाउ पहला कंडीशन में इसमें कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन, ए और इफ दे आर म्यूचुअली, मतलब ए और बी जो इवेंट है ना, लिखते हैं नीचे में फर्स्ट क्वेश्चन में कि सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, चूंकि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है इवेंट्स देन, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो इवेंट है, तो उस कंडीशन में उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो जीरो होगा। वो इंटरसेक्शन जो है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वो फाई होता है, ठीक है। और फाई का मतलब कि शो इस कंडीशन में, अतः क्या होगा, उसकी प्रायिकता जब वो उसमें कोई नंबर ही नहीं है, वो फाई सेट है, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो होता है। जब ये बात है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो किसी का प्रोबेबिलिटी का उसकी नंबर बटा में टोटल नंबर लिखते हैं, तो उसका ऐसे आप पढ़े हैं ना कि जिसकी घटना निकालनी है उसका संख्या बटा में टोटल, तो जब इसकी संख्या ही जीरो है, बटा में कुछ भी रहेगा तो जीरो ही तो होगा, तो इसमें डायरेक्ट लिख दिए। और आप भी याद कर लें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, इसका मतलब उसमें जो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होगा। ओके, अच्छा जी, आगे देखिए। तो फिर हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, तो अगर इसका इंटरसेक्शन जीरो है तो हम लोग बताइए देयरफॉर बाय फॉर्मूला, अतः सूत्र से आपको पता है कि उस कंडीशन में पी ए यूनियन बी का क्या होगा। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको निकालना है यूनियन, सॉरी यूनियन तो आपको दिया ही है 3/5। पी ए आपको जो है कि नहीं यहाँ पे दिया है 1/2 और पी बी का वैल्यू है स्मॉल पी, यही निकालना है, और इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू तो वहीं गया है 0, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, यानी 3/5 माइनस 1/2 और ये p 0 तो खत्म ही हो गया, इसलिए p इज इक्वल टू, इसको आप घटा देंगे ना, कितना हो जाएगा, 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 से 2 बार में तो ये हो जाएगा 6, 2 से 5 बार में तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p, इसलिए p इज इक्वल टू 1/10। ये कब होगा, जब अगर a और b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, तो उस कंडीशन में इसका जो p का वैल्यू है वो 1/10 होगा। अभी इसमें एक और कंडीशन दिया है, अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो क्या होगा, चलिए एक तो निकल गया। सेकंड केस, यहीं पे सेकंड केस में क्या कह रहा है, याद रखना है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहेगा तो भैया उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी उसका प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, उस कंडीशन पर आके निकालिए। सेकंड में यहाँ पे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप बताइए इंडिपेंडेंट इवेंट में, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट ही हम लोग इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो भैया बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, है ना, और पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान है p, तो दोनों को गुना कर दो यानी p/2। अब चलो फिर फॉर्मूला लगा दो, फिर वही फॉर्मूला लगाना, तो इस बार क्या होगा, ये तो यूनियन दिया ही है, पी ए का मान 1/2 दिया ही है, पी बी का मान p दिया ही है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ गया है p/2। देखो दोनों कंडीशन में अलग अलग इंटरसेक्शन का मान है, उसी के आधार पे आपको p का मान पूछ रहा है। चलिए इसको बना दीजिए, तो फिर अंक को एक तरफ कर देंगे, और ये देखिए p है, ये हाफ p है, ये 1p ये 1/2 p है, तो ये 1 ये हाफ, तो 1 में से हाफ घट जाएगा तो हाफ बचेगा, यानी p/2 बचेगा। और इसको फिर घटा देंगे तो 10, 5 से 2 बार में 6, 2 से 5 बार में 5, p/2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी इसलिए p इज इक्वल टू 6 में से 5 गया 1 और बटन बचा 5, यानी 1/5। ठीक है, इस प्रकार से आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। बात को पूरी तरह समझें, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इंडिपेंडेंट जो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी वो 0 होगा, तो उस आधार पे आपको पीबी क्या होगा ये निकाला गया। और सेकेंड वाला केस में दिया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट है तो उस इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के गुना के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में पीबी का वैल्यू क्या होगा ये निकाला गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।